हेलो दोस्तों, मैं गणपत कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ना तकलीफ है ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान के कुछ इतने महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल आदि परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप भी शामिल होइए सामान्य विज्ञान की इस अग्नि परीक्षा में। तो दोस्तों, देर ना करते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों ने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य जूल, न्यूटन, वाट या डायन? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूल। ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की तीव्रता की या द्रव्यमान की? एक देखो दोस्तों, आरआरबी में 2005 में पूछा गया, एमपी पीएससी में पूछा गया 2009 में, और भी पूछा गया 2013 में, एसएससी में भी 2014 में पूछा गया। दोस्तों, विथ प्रूफ के साथ मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊँगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा तीसरा प्रश्न है कि एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? प्रकाश की तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का या चुंबकीय क्षेत्र का? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विद्युत धारा का। जो एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, अर्थात समय का मात्रक कौन नहीं है? तो हमें बताना है कौन समय का मात्रक नहीं है। अधिवर्ष, चंद्रमा है, प्रकाश वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सी क्या है? समय का मात्रक नहीं है, क्योंकि ये किसकी इकाई है? किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष, दूरी का। किसका? दूरी का। अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि पारसेक इकाई है। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की? यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, 1997 में पूछा गया। तो जो पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। ए इज द करेक्ट आंसर। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा क्या है? सुमेलित नहीं है। तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की प्रबल इकाई है, बिल्कुल बिल्कुल राइट है। ठीक है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल राइट है। समुद्री मील दूरी की इकाई है, मील, बिल्कुल राइट है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, गलत। ठीक है, ऊष्मा की क्या होती है? कैलोरी होती है, अर्थात जो सेल्सियस क्या है? ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, ए और बी दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर, अर्थात ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है कि पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? देखो दोस्तों, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब हमें बताना है जो कि पास्कल किसकी इकाई है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दाब का जो मात्रक होता है या इकाई होती है वो होती है पास्कल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा 9वां प्रश्न है, कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का? तो हमारे 9 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, ज्योति तीव्रता का। तो कैंडला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का। हमारा 10वां प्रश्न है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? डायन प्रति सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान विमीय सूत्र देखना है कि किन किन के जो विमीय सूत्र हैं समान है, अर्थात विमा समान है। बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। तो दोस्तों,
आपको बता दें कि कार्य ऊर्जा का जो विमा होती है वो समान होती है। आवेग एवं संवेग की जो विमा होती है वो भी समान होती है। भार एवं बल की जो विमा होती है वो भी समान होती है। अर्थात बल एवं दाब की विमा समान नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, बल एवं दाब। हमारा अगला प्रश्न है, अदिश राशि है, बताइए इनमें से अदिश राशि वो होती है जिनमें क्या है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। तो अदिश राशि क्या है? तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी अदिश राशि बताना है। तो ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग या उपयोग सभी। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि नहीं है, इसे किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, सदिश राशि बताना है। सदस्य राशि, सॉरी ऊपर हमने बताया, तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा। ऊर्जा को क्या है? ऊर्जा एक क्या है? अदिश राशि है। अब हमने 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में सदस्य राशि है वेग, द्रव्यमान, समय या लंबाई। आरआरबी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वेग। वेग क्या है? एक सदिश राशि। वेग को परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला 14 नंबर का प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग और वेग के अनुपात से, अर्थात संवेग बटे वेग, इनके अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर होता है संवेग बटे वेग, अर्थात इनके अनुपात से क्या की जाती है? इनकी जो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब तो सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है। आरआरबी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताना है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है? बताओ, समान गति या समान वेग या समान त्वरण या समान बल। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी। अगर जो वस्तु शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती है उनका त्वरण कैसा होता है? समान होता है। ठीक है दोस्तों, तो सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा 16 नंबर का प्रश्न है कि जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा? तो दोस्तों इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों कि जो ए बराबर सूत्र होता है, ए बराबर क्या होता है? एफ बटे एम, अर्थात एफ होता ए होता है त्वरण, एफ होता है क्या? बल। बल आपको कितना दिया गया है? 5 न्यूटन का, तो 5 बटे एम कितना दिया गया है? अर्थात द्रव्यमान कितना दिया है? 2 किलोग्राम। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5, अर्थात 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो आंसर कितना हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। तो 16 नंबर का कितना हो जाएगा? ए। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह कथन किसका है? ठीक है दोस्तों, बताना है हमें कि यदि किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की जो स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए या सक्रिय न हो। किसका है? न्यूटन का जो गति विषयक प्रथम नियम या द्वितीय नियम या तृतीय नियम या गैलीलियो का गति विषयक नियम। आरआरबी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमें जो बताना है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो ये क्या है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है कि यदि किसी स्थिर वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, बर्नौली की प्रमेय पर, एवोगाद्रो परिकल्पना पर या संवेग संरक्षण पर। तो दोस्तों 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। रॉकेट है जो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा 19वां प्रश्न है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम। तो जो 19 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विश्राम जड़त्व। विश्राम जड़त्व के कारण ही यदि घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो जो उस पर घुड़सवार होता है वो गिर जाता है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि चलती हुई बस
जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा, न्यूटन का पहला नियम है, या न्यूटन का दूसरा नियम, या न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा। हमें बताना है कि यदि चलती हुई जो बस या कोई वाहन है, यदि उसमें अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें जो यात्री बैठे होते हैं वो आगे की ओर गिरते हैं। तो ये किसके द्वारा समझाया गया हमें? तो जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। और न्यूटन का पहला नियम क्या है कि कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अभी हमने देखा था। अब हमारा अगला प्रश्न है, बल का गुणनफल क्या है? बल का गुणनफल क्या है? तो अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, जिसमें m क्या है? द्रव्यमान, और a क्या है? त्वरण। तो m क्या है? देखो, द्रव्यमान और त्वरण का क्या है? गुणनफल है। तो इसका B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अर्थात द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर का वजन, जो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, या पृथ्वी जो शरीर का वजन है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, या पृथ्वी का वजन विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर पृथ्वी का वजन मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है? 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ध्रुवों पर क्या होता है? अधिक होता है। जो पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं उन पर हमारे जो शरीर का वजन है वो क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, कितना है? 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो दोस्तों 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस हमें बताना है कि यदि पृथ्वी पे 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पे भार कितना होगा? तो 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सीधा दिख रहा होगा 100 न्यूटन। कितना? 100 न्यूटन। क्यों? हमें पता है दोस्तों कि जो पृथ्वी पर जो भार हो, पृथ्वी का भार चंद्रमा पर क्या 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। तो यदि पृथ्वी पर कितना है? 600 न्यूटन, तो चंद्रमा पे कितना होना चाहिए? चंद्रमा पे कितना होना चाहिए? 1/6 इंटू 600, तो 6 एकम 6, अर्थात कितना? 100 न्यूटन। कितना होना चाहिए? 100 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? उसका द्रव्यमान कितना है? तो हमें m निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्या निकालना है? m निकालना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला a अर्थात त्वरण बराबर a बराबर क्या होता है? a बराबर होता है F/m। क्या होता है? F/m। f का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया है? 29.4। अब जो हमें निकालना है निकालना है। जब m निकालना है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा m बराबर क्या होता है? m बराबर हो जाएगा आपका F/a, और f दिया गया है आपका, कितना दिया गया है? 29.4, और एक कितना होता है दोस्तों? 9.8। कितना होता है? 9.8। इसकी क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड इसकी जो वैल्यू होती है त्वरण की। अब इससे हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 3 बार। कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो देखो 3 किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 kg, अर्थात 3 किलोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि क्या कारण है कि कोई अंतरिक्ष यात्री है वो पृथ्वी तल की तुलना में अर्थात पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचा उछल सकता है? तो क्या कारण है? वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, या चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, या चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है या अर्थात कम है, चंद्रमा, या फिर चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है? तो दोस्तों 25 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सी, बिल्कुल आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा की तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के तल से बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है? वजन अर्थात भार। 1 किलोग्राम राशि का जो भार है वो क्या है? ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं
हम जानते हैं कि भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है आपका, क्या होता है, द्रव्यमान अर्थात m इंटू ए, अर्थात द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान आपको दिया गया है 1 किलोग्राम और जो त्वरण दिया गया है वो कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जब इनका गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, बाहर का जो मात्रा क्या हो गया, न्यूटन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, 9.8 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, बल, ठीक है, कार्य, टॉर्क या कोणीय संवेग, अर्थात किसका गुणनफल होता है, जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है। तो 27 नंबर का हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा बी, अर्थात टॉर्क। ठीक है दोस्तों, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यह रहा हमारा अगला प्रश्न, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाता है, अर्थात तापमान क्या कर रहे हैं, कम, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, पानी जम जाएगा। क्या परिवर्तन होगा, देखो दोस्तों यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 1997 में। तो यदि हम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से कितना कर दें, 3 डिग्री सेल्सियस कर दें, तब क्या हो जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर होगा सी, अर्थात आयतन पहले क्या होगा, घटेगा और बाद में बढ़ेगा। कोई चीज अगर ज्यादा गर्म है, ठीक, अगर उसका तापमान क्या कम कर दें तो पहले वो क्या है, उसका जो आयतन है पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि एक बीकर में पानी बर्फ पर तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उतना ही रहेगा, क्योंकि जो बर्फ पानी में तैर रही है, जो उसका भार है वो अपने भार को लेकर तैर रही है, वो पानी में घुल जाएगी, फिर भी घुल जाएगी, फिर भी जो उसका जो पानी का तल है वो कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से बहुत ज्यादा होता है, या पानी गर्म करने पर फैलता है। यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 1995 में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस सोचिए दोस्तों, जब हम पानी को किसी बोतल में भरते हैं और उसे जमने दिया जाता है तो जो पानी जमने पर क्या है, पानी जमने पर फैलता है। तो ये इज द करेक्ट आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, पानी जमने पर क्या होता है, पानी जमने पर फैलता है, तो इसलिए इसका सही हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो कोई बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और बिहार पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए, आपको हम ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि जो घर्षण बल होता है वो बर्फ पर सड़क की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, नदी में चलता हुआ जहाज कहाँ आता है, समुद्र में, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। इस CDS 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात थोड़ा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि जो समुद्र का तल होता है बहुत चौड़ा होता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है, जबकि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है कि जो लोहे की कील है वो पानी में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। लोहे की
पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण तैरती है, या फिर लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है इसलिए तैरती है, या फिर लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, या पारा पानी से भारी है। यूपी पीसीएस 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। लोहे का जो घनत्व है वो पानी से क्या होता है, अधिक होता है तथा पारे से क्या होता है, कम। पारे का जो घनत्व है वो पानी से कम होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो लोहे की कील है वो क्या है, पानी में डूब जाती है और पारे में तैरती है। हमारा अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम कब होता है, वो होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। मात्रा बदल देंगे तो क्या, आयतन अपरिवर्तित रहेगा, भार अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान या घनत्व। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 1992 में। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, अर्थात घनत्व क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है दोस्तों, मात्रा कितनी भी ले लो लेकिन उसका घनत्व क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। दोस्तों क्या है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। जो आइसबर्ग का जो टुकड़ा होता है वो क्या है, प्लवन करता है तो कितना उससे ऊपर रहता है सतह से। तो दोस्तों इस 1.9, 1.10, 1.6 या 1.4। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि अगर हम बर्फ की 2 टुकड़ी ने कितने तो और उन्हें आपस में दबाएं तो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, अर्थात कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम 2 टुकड़ों को जब आपस में दबाते हैं तो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। बिल्कुल, कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्या कारण है, वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है 1992 में। ठीक है दोस्तों, तो 38 नंबर का जो प्रश्न है उसका हमारा आंसर हो जाएगा वायु दाब में कमी के कारण। वायु दाब में क्या आती है, कमी आती है, इसलिए जो पेन से स्याही है वो क्या होती है, निकलने लगती है। तो 38 नंबर का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। सी, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या इनमें से कोई नहीं। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन ये भी पूछा गया 1994 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि क्योंकि जो वायुमंडल दाब कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उबलने का जो बिंदु है वो कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। किसके कारण, वायुमंडल दाब कम होने के कारण। इसलिए जो ऊंचाइयों पर जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर ही उबलने लगता है। आज का दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या कम होता है या बराबर होता है या आधा होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब है वो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो आज ये भी देखो दोस्तों यूपी पीसीएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, पीसीएस, आईएएस और तमाम परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए जुड़े रहिए हमसे। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी। और दोस्तों यदि
आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बाद में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।